नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। इजराइल हमास जंग के बीच सीजफायर का ऐलान हो गया है। शुक्रवार से दोनों पक्षों के बीच युद्ध कुछ दिनों के लिए थम चुका है। अब से कुछ घंटों के बाद हमास की ओर से 13 बंधकों का जत्था रिहा किया जा रहा है। इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और अपने मेहमानों से चर्चा करने से पहले आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजा पट्टी 140 वर्ग मील भूमि है जो भूमध्य सागर के तट के साथ इजराइल के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। इसकी सीमा दक्षिण में मिस्र से भी लगती है। वेस्ट बैंक फिलिस्तीनियों के शासन का एक और क्षेत्र है, लेकिन यह दूसरे हिस्से में है। 2173 वर्ग मील में फैला वेस्ट बैंक गाजा पट्टी से बहुत बड़ा है। वेस्ट बैंक इजराइल की पूर्वी सीमा पर जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट और मृत सागर तक फैला हुआ इलाका है। गाजा पर हमास का शासन है। दूसरी ओर वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास PLO का शासन संभाल रहे हैं। 1948 से लेकर 1967 तक गाजा पर मिस्र का अधिकार था। 1967 की 6 दिवसीय लड़ाई में इजराइल ने अरब देशों को निर्णायक रूप से हरा दिया और अंततः इजराइल ने मिस्र से ये पट्टी भी छीन ली। साल 2005 में इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ हुए समझौते के तहत गाजा और पश्चिमी तट से बाहर हट जाने का फैसला किया। इसके प्रक्रांत इजराइल ने गाजा और पश्चिमी तट पर स्थित यहूदी बस्तियों को भी हटाने का काम शुरू किया। आज की तारीख में जिस तरह से हमास का कब्जा इस इलाके में सिमट रहा है, बहुत संभव है यहाँ का नक्शा बदल जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गाजा अपने अस्तित्व में रहेगा या नहीं। इजरायली फोर्स जिस तेजी से आगे बढ़ रही है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरह से ठेंगे पर रख रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि जीती हुई इस जमीन को इजराइल आगे आने वाले दिनों में छोड़ेगा नहीं। गाजा इजराइल का अभिन्न अंग बन जाएगा, ऐसा तेल अवीव में बैठे विश्लेषक भी मान रहे हैं। प्रोफेसर सरोज गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, DU के प्रोफेसर हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़े हुए हैं, जो कि वेस्ट एशिया मामलों के जानकार हैं। आप स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क पर। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं सीज फायर हो गया है हमास और इजराइल के बीच, लेकिन बंधकों को किस तरह से छुड़ाया जाएगा, क्या अभी भी ये इस काम को पूरी तरह से करेंगे, क्योंकि 13 लोगों का जत्था जो बंधकों का है उसे छुड़ाया जा रहा है। मेरा सवाल सबसे पहले आपसे डॉक्टर जाकिर हुसैन सर, मैं आपसे वही सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेंगे, बंधकों को किस तरह से छुड़ाया जा सकता है। देखिए, ये जो प्रोसेस है वो आउटलाइन किया जा चुका है। उसमें यह है कि जो बंधक है वो गाजा वेस्ट बैंक की तरफ जाएंगे, उनकी फैमिलीज को दिया जाएगा, और उसके बाद इजरायली जो बंधक है वो इजराइल को दिए जाएंगे और वहाँ पे उनका मेडिकल चेकअप होगा, सारी सब कुछ चीज़ें होंगी, इस तरीके से होंगी। लेकिन क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कहीं इजराइल फिर बम्बार्डमेंट ना शुरू कर दे, क्योंकि हमास तो चाहता है कि सीज़फायर हो और वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं एक पॉज मिले, उसकी जनता के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं उस पर रिलैक्सेशन मिले और फिर से उनको फिर से रिज्यूनेट करने की बात की जाए। हमास अभी लेटेस्ट जो है इंटरव्यू में ये भी कहा है कि वो 3 स्टेप में ये जो है बंधकों का रिलीज जो है 3 स्टेप में करेगा। पहले जो है बच्चे और महिलाओं को कर रहा है, सेकंड में वो समान नागरिकों को करेगा, सिविलियंस को करेगा, जिसमें जो है बड़े लोग भी आएंगे, मर्द भी आएंगे, लेकिन थर्ड में जो है वो मिलिट्री के करेगा, वो कि बहुत ही टफेस्ट होगा। उसका एक्सचेंज वो सारे बंधकों के बदले में करेगा, जिसमें 6 से 7 हज़ार बंधक हैं फलस्तीन के, और उसमें वो चाहेगा वो ये कोशिश करेगा कि अगर इजराइल अपने मिलिट्री बंधकों को चाहता है तो उसको सारे बंधकों, फलस्तीनी के सारे बंधकों को छोड़ना पड़ेगा। तो पहला स्टेप जो है वो बहुत ही इंकरेजिंग आ रहा है, और उसमें कतर जो इन्वॉल्व है, जो इजिप्ट इन्वॉल्व है, USA इन्वॉल्व है, इन लोग के सारे जो है करस्पॉन्डेंट से ये होपफुल हैं। अभी 3.5 घंटे के बाद जो है पहला बंधक रिलीज किया जाएगा, और ये देखने में आ रहा है कि काफ़ी हर्षोल्लास है, लेकिन मिक्स फीलिंग दिखाई दे रही है पब्लिक में। एक तरफ जो है उनका जो लॉस हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ जो है पॉज हुआ है उससे भी वो खुश हुए हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जो पब्लिक साउथ की तरफ आ गई थी, साउथ गाजा की तरफ भाग गई थी और फिर वो नॉर्थ की तरफ जा रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ अटैक्स भी हुए हैं। इजराइल ने उनको रोकने की कोशिश की है, लेकिन फिर इसके ऊपर बातचीत जारी है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं
ये देख रहा हूँ कि दोनों पार्टीज के ऊपर एक दबाव बना हुआ है कि कहीं ना कहीं रिलीज हो, अब बंधकों को छुड़ाया जाए। जिस तरीके से पब्लिक जो है नेतन्याहू गवर्नमेंट के खिलाफ, उनकी जनता उनके खिलाफ उनके घरों पे प्रदर्शन कर रही थी, सारी सब कुछ कर रही थी, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। इधर हमास के ऊपर भी एक प्रेशर है कि लगातार 15,000 लोग जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और उसका कोई नतीजा अभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन ओवरऑल ये जो सारा प्रोसेस है, ये बहुत ही कठिन प्रोसेस है। फिर भी कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि कोई एट द लास्ट मोमेंट में कोई स्पॉइलर हो सकता है, कोई वाइल्ड कार्ड जिसे कहते हैं वो कुछ हो सकता है, जब तक कि ये पूरा प्रोसेस ना हो जाए। और बंधकों को लेकर ये भी देखा जा रहा है कि जो हमास है 1:3 का रेशियो ले रहा है। अगर वो एक छोड़ रहा है तो अपने से ज़्यादा 3 ले रहा है। तो यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि हमास शायद कुछ अपर हैंड पर आ रहा है, जिसको इजराइल ने एक्सेप्ट किया है। अब इजराइल की ये क्या स्ट्रेटजी है, ये आने वाले 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 4 दिन का वक्फा कोई बहुत बड़ा वक्फा नहीं है, लेकिन इसके बीच में जो है 200 ट्रक को वहाँ पर जाने दिया जाएगा, जिससे जो है खास सामग्री, फ्यूल, ये सारी चीज़ें जाएंगी। और उसके बाद जबकि रिक्वायरमेंट जो है एक दिन की 1000 ट्रक की है उस रीजन में 20 लाख लोगों के लिए। तो ये एक तरीके से ड्रॉप इन ओशन की तरह मैं देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दिन के बाद क्या फिर से वॉर शुरू हो जाएगी, तो बैक टू जीरो हो जाएगा मामला सब। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल सिचुएशन है कि 4 दिन के बाद क्या होगा। सरोज जी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या फिर से दोबारा से जंग शुरू हो जाएगी या फिर ये सीज फायर आगे और बढ़ सकता है। दूसरी बात ये है कि क्या जो इजराइल है वो गजा को ऑक्यूपाई कर सकता है, यानी पूरी तरह से जो हमास का एरिया है, जो गजा स्ट्रिप है, उसे अपने कंट्रोल में ले सकता है। क्या आपको लगता है? जी, जो वो तो इजराइल का गेम प्लान है कि पूरा गाज़ा को कंट्रोल में लें। और जो 1947-48 में जो जिसको नकबा कहते हैं, जो जिस ढंग से फिलिस्तीनियों को लगभग 700,000 800,000 फिलिस्तीनियों को जो डिस्प्लेस किया था पैलेस्टाइन से, उसी टाइप का एक प्रोसेस दोबारा करने में इजराइल पीछे नहीं हटेगा। तो गेम प्लान तो ये भी लगता है मुझे कि गाज़ा से ही अगर फिलिस्तीनियों को पूरा हटाया जाए, तो अभी जो साउथ गाज़ा में जो इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, वहाँ पे अभी जैसे ये इंस्पायर हुआ, इजराइल ने वहाँ पर्चे वहाँ बांटे हैं, पैम्पलेट्स दिए हैं लोगों को, ये कहते हुए कि आप नॉर्थ गाज़ा वापस नहीं जा सकते। मतलब आप कहिए कि मतलब सीजफायर है और इतना दिन इन्होंने बमबारी किया है नॉर्थ गाज़ा सिटी में, और बोल रहे हैं कि आप अपने घर में वापस नहीं जा सकते हो। मतलब इतना नॉर्मलाइज कर दिया है इसको कि एक इतना बड़ा आवाम को खुलेआम बोल रहा है कि नहीं, तुम अपना घर में नहीं जा सकते। हाँ। तो और साउथ गाज़ा के अंदर में भी खान यूनिस वगैरह जो है, वहाँ पे भी ये लोग वेस्ट के तरफ धकेल रहे हैं। इस तरफ समुद्र है, उस तरफ बोल रहे हैं कि साउथ गाज़ा के अंदर में फिर ये वो तो काफी दिन से ये लोग इजराइल धमकी दे रहा है पब्लिक को कि आपको जिस तरफ इजराइल के साथ बॉर्डर है उस तरफ नहीं जाना है, आपको उस तरफ जाना है। तो नैरो कर रहे हैं उसका जो एरिया जहाँ पे गाज़ा के लोग इवन कैंप डाल सकते हैं, वो भी गाज़ा के अंदर में भी उनको धकेला जा रहा है। तो गेम प्लान तो वही है, एक रिपीटिंग द नकबा जो हुआ था डिस्प्लेसमेंट, ये तो इस टाइप का हुआ ना बात कि जैसे सोचिए कि कोई आपको बोले कि जैसे पार्टीशन के वक्त जो हिंदू मुसलमान का जो हुआ था राइट, वो दोबारा वो करेंगे, इस टाइप का अगर कोई धमकी दिया तो आप क्या बोलेंगे। तो इजराइल उस टाइप का उस हद तक जाने को तैयार है। इंटरनेशनल लॉ वो बिल्कुल पैर तले रौंद रहे हैं और वेस्टर्न पावर्स इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो सीज़फायर दिया है इजराइल ने, वी हैव टू बी ग्रेटफुल कि भाई आपने 4 दिन का ये दिया है ना। और दूसरी बात क्या है कि देखिए अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया को जो अभी खोलने का मुहिम चल रहा है, इसमें एक जो क्लॉज है कि इस वक्त इजराइल ड्रोन नहीं फ्लाई करेगा वहाँ। तो ड्रोन फ्लाई नहीं करेगा, ये तो
शायद इधर हो सकता है कि मान भी रहा हो, लेकिन सैटेलाइट से ये फोटो ले रहे हैं। यानी कि जो हमास का लीडरशिप को तो मारने को इनका धमकी पहले से ही है, लेकिन इवन अदर जो हमास तो ठीक है, आप बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ हो सकता है कि दे हैव कमिटेड क्राइम्स, बट इवन अदर लीडर्स ऑफ द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, सिर्फ हमास नहीं है, वहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सब ग्रुप्स इस्लामिस्ट है, नॉन इस्लामिस्ट सेक्युलर ग्रुप्स भी हैं। तो इजराइल मस्ट डेफिनेटली बी यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, ये जो विंडो मिला है 4 दिन का, टू फर्दर डू सर्वेलेंस एंड मे बी किल फॉर द पैलेस्टीनियंस। जी, ठीक है। बिल्कुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमने ये भी देखा कि जो ईरान है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्ट इस पूरे मामले में ले रहा है, और जो ईरान के विदेश मंत्री है आमिर अब्दुल्ला, उन्होंने सैयद हसन अशरफुल्ला से बात की है, हिजबुल्लाह के चीफ जो है। तो क्या माना जाए, ये जो सपोर्ट, ये जो दिख रहा है ईरान की तरफ से, क्या इंटरेस्ट आपको लग रहा है जो ईरान इतना परेशान है और कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि उससे भी ये सब पूछा जाए? क्या वजह आपको लग रही है इसके पीछे? सपोर्ट कर रहा है, वो कोई ढकी बहुत छिपी चीज़ नहीं है, इट्स ओपन सेक्रेट। वो चाहता है कि दुनिया जाने, हर जगह वो मौजूद है, हर जगह वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक साथ ही साथ वो एक ये भी मैसेज दे रहा है कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं। जो कुछ भी कर रहा है वो हमास कर रहा है, लेकिन उसको हमारी जो है, हमारा आशीर्वाद हमास को है। तो ईरान कहीं ना कहीं फेस सेविंग नहीं कर रहा है, बल्कि हमास के पीछे खड़ा है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि जो हमास हो या हिजबुल्लाह हो, जो भी मिसाइल्स या जो भी एमनिशन, खासकर मिसाइल जो यूज़ कर रहे हैं, वो हमास और ईरान ओरिजिन ही है। ये पूरी दुनिया जानती है, वो इजराइल भी जानता है, यूएस भी जानता है, गल्फ कंट्रीज भी जानता है। अब ईरान ये क्यों कर रहा है, इतना बोल्डली क्यों कर रहा है? ये हूतीस के पास जो मिसाइल्स मिली है वो भी ईरानियन ओरिजिन की है। वो भी हम जानते हैं कि 8 साल लगातार जो सऊदी अरब और यूएई ने हूती से खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसमें ईरान ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। और अभी जो उसने जो है शिप को कैप्चर किया, उसमें भी ईरान की मिसाइल, ईरान के अम्युनिशन है। तो ईरान कहीं जो है पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं है। वो इसलिए कहता है कि ताकि उसको अमेरिका का गुस्सा उसको ना झेलना पड़े। तो अब ये भी देखना है कि ईरान इतना क्यों कर रहा है। दो चीज़ें सामने आ रही हैं। ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन बहुत ही हाई क्लास के हो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, ईरान कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर चुका है। वो बिल्कुल अनडिक्लेयर्ड, जस्ट लाइक इजराइल एंड पाकिस्तान, ये अनडिक्लेयर्ड जो है न्यूक्लियर पावर हो चुका है, जिसको जो है अमेरिका और इजराइल भी खूब समझ रहे हैं। और ये जान रहे हैं कि अगर ईरान से कोई बात होती है तो ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो जाएगी उस रीजन में। और उसमें सिर्फ इजराइल ही नहीं आएगा, बल्कि अरब कंट्रीज़ के भी ऊपर जो है कुछ ना कुछ बादल मंडराएंगे, जो कि पूरे रीजन को जो है एक वार में ले लेगा, जिससे अमेरिका शुरू से ये कोशिश कर रहा है कि वार एस्केलेट ना करने पाए। अगर वार एस्केलेट कर जाती थी तो आज हालात दुनिया के बहुत बुरे हो जाते कि 48 दिन के बाद भी जो है तेल के प्राइस नहीं बढ़े, सिर्फ तेल की प्राइस नहीं बढ़े, सप्लाई चेन डिसरप्शन नहीं हुआ, और भी चीज़ें नहीं हुई हैं, सिर्फ इजराइल की चीज़ें जो है वो डाउन हुई है, उसकी इकनॉमी डाउन हुई है। करीब $40 बिलियन का लॉस हो चुका है इजराइल का। तो ईरान को लेकर ये एक बिल्कुल क्लियर बात है। ईरान जो है चाहता है, क्योंकि ईरान क्यों कर रहा है? ईरान इसलिए कर रहा है कि ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं। अगर ईरान ये नहीं करेगा तो वो इजराइल प्लस अरब कंट्रीज़ के जो पुराने टेंशन भरे रिलेशन है उसमें वो सफ़र करेगा। तो मेरे ख्याल से ईरान को कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना चाहिए। अगर मौका पड़ेगा ईरान के ऊपर डायरेक्ट कोई अटैक आएगा तो ईरान उसके लिए भी तैयार है और वार को लंबी खींचेगा। और इसी में ईरान की फ़ायदा भी है कि अगर लंबा खींचेगा तो एनर्जी क्राइसिस में पूरी दुनिया आएगी। तो इसमें और ईरान के साथ फिर रशिया भी सामने आएगा। रशिया और ईरान का रिलेशन बहुत ही क्लोज हो गया है। ईरानियन जो ड्रोन है उसने रशिया की एक तरीके से इज्जत बचाई है यूक्रेन में, लो कॉस्ट वार करके, क्योंकि हाई कैपिटल इंटेंसिव वेपन छोड़कर रशिया जो है बहुत ही परेशान हो गया था। तो रशिया उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो ये एक बड़ा लंबा वार और एस्केलेट होगी, जिसको अमेरिका नहीं चाहता, इजराइल भी नहीं चाहता, वहाँ के रीजनल कंट्रीज भी नहीं चाहती। जी बिल्कुल, यानी कि एक और बड़ी वॉर के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। ठीक है सर। सरोज जी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो इंडिया है वो अपना रुख बदल रहा है और कम इंटरेस्ट यहाँ पर भारत सरकार ले रही है, रोल उनका लिमिटेड है।
क्या इसके पीछे वजह आप मानते हैं कि आखिर जो भारत है वो इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है? क्या इसके पीछे अडानी का प्रोजेक्ट है, या फिर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो अडानी कार्ड है वो यहाँ पर खेला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इजराइल में अडानी ग्रुप के चल रहे हैं? जाहिर सी बात है, अदानी का तो इंटरेस्ट है भी, और इवन इसराइल में के साथ भी अदानी का कुछ बिजनेस लिंक्स है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत का थोड़ा बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो ज़्यादा ही प्रो इसराइल हो गए थे, तो बाद में थोड़ा बैलेंस करके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है, और तो थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं। और ये भी कहा है सरकार ने कि इंडियन गवर्नमेंट की देयर इज नो मेजर शिफ्ट ऑन दिस क्वेश्चन, contrary to what many people think. लेकिन इसमें ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया का जो पोजीशन है उसको लेके, कि इंडिया टू स्टेट सोल्यूशन का बात अभी भी कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी सरकार जो मिडिल ईस्ट रीजन जो है, अरब कंट्रीज जैसे इजिप्ट, यूएई, कतर, इन सब के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहता है। और जो ब्रिक्स के टाइम में आपको याद होगा, जो इन्होंने एक ट्रेड कॉरिडोर का जो इंडिया टू यूरोप थ्रू द मिडिल ईस्ट, उसके चलते मोदी वांट्स टू हैव अ गुड रिलेशन विद इजराइल एज वेल एज विद अरब कंट्रीज। और अरब कंट्रीज भी, उसकी बता दूं, अरब देश को ये भी पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन को लेके स्टेटमेंट तो देते हैं, इसराइल का विरोध करते हैं कि भाई ऐसा नरसंहार हो रहा है गाजा में, ये वो, लेकिन ये अंदर से तो इसराइल और यूएस के साथ मिले हुए हैं। हमें पता है कि अरब देश इंडिया है वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, यूएस का डॉलर चाहिए इनको, यूएस का जो हम चाहिए, मिलिट्री प्रोटेक्शन चाहिए। तो उसी ढंग से मोदी भी उसी टाइप का कर रहा है। लेकिन टू स्टेट सॉल्यूशन का जो सवाल है, थोड़ा सा ये बता दूं कि टू स्टेट सॉल्यूशन लेके अमेरिका, बाइडेन भी बोल रहा है टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, जो मतलब इसराइल को जो पूरा बैक कर रहे हैं, यूएस जो इंपीरियलिज्म जिसको कहते हैं वो भी कर रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग घटना हुआ अभी भी है, आपको दर्शकों को शायद इंटरेस्टिंग होगा। नॉर्वे का जो फॉरेन मिनिस्टर है, नॉर्वे का फॉरेन मिनिस्टर अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वन स्टेट सॉल्यूशन, देखिए आज के तारीख में वन स्टेट की पूरा पैलेस्टाइन इसराइल एक ही होना चाहिए। ये वन स्टेट सॉल्यूशन का कोई nobody dares to talk about a one state solution. नॉर्वे has talked about a one state solution। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमास का भी वन स्टेट सॉल्यूशन ही है। यहाँ तक कि जो इसको प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, सेक्युलर जो पैलेस्टीन फोर्सेस थे, ये लोग का एक सेक्शन भी, वो भी वन स्टेट सॉल्यूशन का बात करते हैं कि अगर वन स्टेट सॉल्यूशन का कि दैट इज अ रिग्रेसिव थिंग टू डू, तो एक यूरोपियन कंट्री जिसको एकदम एक रोल मॉडल जैसा भी माना जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे जिसमें आता है, वो भी वन स्टेट सॉल्यूशन। मुझे लगता है कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है, आपने इंडिया के बारे में सवाल पूछा, तो मुझे लगता है कि इंडिया, रसिया, चाइना, ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका का पोजीशन देखिए, इतना बढ़िया पोजीशन है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये इतना बाद भी पॉलिटिकली जब इसका क्या हल होगा, पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या होगा, उसका जब मुद्दा उठेगा, तो मुझे लगता है कि सिर्फ टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं बल्कि वन स्टेट सॉल्यूशन का भी उम्मीद हमें दिख रहा है। स्टेट ही रहेगी, चाहे वो इजराइल हो चाहे फिलिस्तीन का, तो खैर कोई चांस अब नहीं दिख रहा है। जाकिर जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई अब ये माना जाए कि पूरी तरह से इजराइल ने इस जंग को जीत लिया है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो हमास की, जो गाजा की जो स्ट्रिप है, वो पूरी तरह से अब खत्म होने के कगार पर है, या यूं कहें कि इजराइल ने पूरा डोमिनेट कर लिया है वो एरिया। नहीं, इजराइल ने अभी कुछ कर नहीं पाया है। अभी सिर्फ वो निहत्थे सैनिकों को मारा है, आवाज आ रही है, निहत्थे लोगों को मारा है सिर्फ,
अभी कहीं भी इजराइल ने ये नहीं दिखाया कि हमास से कितने लीडर को मारा, हमास से कितने पीपल को मारा। हमास तो वैसे ही काम कर रहा है, उसके ऊपर असर हुआ है, लेकिन हमास ने अपनी एक पोजीशन दिखा दी है। इसमें 3 चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूं कि हमास को क्या गेन हुआ है। नंबर 1, हमास ने जिस तरीके से हाइब्रिड वॉरफेयर किया है, इसमें इजराइल को पूरी दुनिया में एक्सपोज किया है। इससे पहले इजराइल के खिलाफ कभी भी इस तरीके का मूवमेंट, अपोजिशन आप देख लीजिए, वेस्ट में, यूरोप में देख लीजिए, अफ्रीकन कंट्रीज में देख लीजिए, इवन फिलिपाइन में देख लीजिए, नेपाल में देख लीजिए, जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो दुनिया में एक रिमार्केबल है। सेकंड जो है, इजराइल की जो डिफेंस थी, जो इंटेलिजेंस थी, उसको उसने ध्वस्त कर दिया कि अजय नहीं है। थर्ड ये हुआ कि अभी तक इजराइल ने हमास को ख़त्म नहीं कर पाया। ये सीज फायर है। हमास जिस तरीके से लड़ रहा है, इसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि हमास जो है इजराइल की सारी एक्टिविटीज़ को समझ रहा था और सीज फायर जान के उसने किया है। वो भी जान रहा है कि इजराइल इस सीज फायर को कैसे एक्सप्लॉइट करेगा। तो हमास एक बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड प्लान से आया है और भी इजराइल ने हमास को ख़त्म नहीं किया है। अगर इसमें थोड़ा सा कोई स्पॉइलर हुआ तो वॉर लंबी चलेगी और उसमें सिविलियंस को मार के ही इजराइल जो है अपने को डिक्लेयर करेगा। और उधर और उसके जो है, हमें जो अब लग रहा है कि वॉर जो है वो लेबनान की तरफ शिफ्ट होगी इसके बाद, क्योंकि इजराइल जो है देख रहा है कि अपना एक्सपेंशन जो प्लान करना चाहता है वो उसकी तरफ है। इजराइल का प्लान ये है कि वन स्टेट की सॉल्यूशन की बात जो है इजराइल उसको नहीं मानेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है फ़लस्तीन की बढ़ जाएगी और डेमोक्रेसी में फिर इजराइल माइनॉरिटी में हो जाएगा। तो इजराइल का पूरा प्लान है कि फ़लस्तीन को, ये गाज़ा वालों को शिफ्ट करना है सनाई में, इजिप्ट में, और वेस्ट बैंक को शिफ्ट करना है इधर जॉर्डन में। इसका ये प्लान है। तीसरा एक फैक्टर ये आ रहा है कि गाज़ा के पास जो है, उसके नीचे, उसके बगल में जो समुद्र है, उसमें बहुत बड़ी गैस मिली है और गैस मिली है, ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। तो उसको यूरोप तक ले जाना है, क्योंकि अमेरिका का एक प्लान है कि रशिया की गैस को कट करना है यूरोप को, उसको अल्टरनेट देना है। तो यहाँ पर ये इजराइल एक बहुत बड़ा गैस प्रोड्यूसर, गैस सप्लायर होगा। इसमें कतर है, सऊदी अरब है, ये सब सारे पाइपलाइन में ज्वाइन करें, क्योंकि हम जो है मिडिल ईस्ट का कॉरिडोर जो देख रहे हैं, उसमें एक पाइपलाइन की भी बात की गई है, जिसमें जो है ग्रीन हाइड्रोजन की बात की गई है, उसमें गैस भी जाएगी। और हमारे नज़रिए से हम जो देख रहे हैं उसमें हमें जो है उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना इजराइल को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो रेड सी से ज़्यादा चीप पड़ता है। तो ये अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इजराइल ने जंग जीत ली है। और जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, कम से कम 200 से ज़्यादा जो है इजराइल के बख्तरबंद गाड़ियाँ और मरकावा टैंक इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हुआ है। इजराइल जो है हवाई फायर में कामयाब हुआ है। अभी इसकी काट हमास के पास नहीं थी, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल उसके पास नहीं थी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये वार ख़त्म हो गई है, इजराइल जीत गया है। हाँ, ये इजराइल के अच्छा होगा तो डिक्लेयर विक्ट्री एंड गो बैक, विक्ट्री को डिक्लेयर करे और वापस जाए, ताकि फिर से वो तैयार ही होकर फिर 2-4 साल बाद फिर अटैक करे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपसे हम समझते हैं क्योंकि कतर और मिस्र दोनों ने ही यहाँ पर इंटरवीन किया है और इस पूरे मामले में एक बड़ी भूमिका निभाई है, तो किस तरह का लाभ आप इन देशों को देखते हैं? क्या कुछ फायदा होगा? देखिए, कतर की एक फॉरेन पॉलिसी रही है कि वो हमेशा जो है रीजनल प्रॉब्लम्स को, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को मीडिएट करके उसको सोल्यूशन लाना है। जैसे कि उसने जो है अभी अफगानिस्तान में बहुत बड़ा रोल अदा किया, फिर उसने जो है चेचन वाले में मसले में अपने यहाँ जो है टॉक को हॉस्ट किया, फिर इसके पहले भी बहुत ज़्यादा हुआ था। इसके पहले भी जितने भी सीज फायर हुए थे उसमें कतर का रोल रहा, साथ साथ ओमान का भी रहा था। आपकी ओमान नहीं है, ये एक डिफरेंट बात है। नहीं तो कतर जो है इस तरीके से करके अपनी एक छवि जो है एज ए पीस मेकर की तरह दुनिया में इस्टेब्लिश कर रहा है। तो उससे जो है उसका कद बढ़ रहा है कि आई एम नॉट ए कंट्री ऑफ वॉर, मैं लड़ाई युद्ध करने वाली कंट्री नहीं है, बल्कि समझौता करने वाली बात है। और रही जहाँ तक इजिप्ट की बात रही है, उसके लिए सिक्योरिटी का मसला बहुत बड़ा है। अगर ये वार नहीं थमती है तो, और इजराइल का प्लान जो है फ़लस्तीनियों को गाज़ा के लोगों को जो है सिनाई की तरफ ढकेलना है, तो इजिप्ट में जाएंगे। इजिप्ट का जो पार्ट होगा, इजिप्ट के लिए बहुत बड़े मसले आ जाएंगे कि सिर्फ बॉर्डर चेंज होगा ना, लड़ाई तो चलती रहेगी, बॉर्डर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, गाज़ा लोग फिर इजराइल के ऊपर अटैक करते रहेंगे। जो 1979 में जो एग्रीमेंट हुआ था इजिप्ट और इजराइल में कि हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे कैंप डेविड में, वो टूट जाएगा। फिर ये सारी बर्डन जो है सिक्योरिटी का इजिप्ट के ऊपर आ जाएगा। तो इजिप्ट ही जो है बदनाम हो जाएगा कि वो अपने ही जो है अरब भाइयों को मार रहा है। तो ये सारा बर्डन
तो कहीं ना कहीं इजिप्ट के सामने ये चैलेंज है कि ये मसला, ये सीज फायर हो ताकि हमारे सामने जो सिक्योरिटी है और टेरिटरी का मसला ख़त्म हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ इजिप्ट को कन्विंस कर रही हैं कि आप जो है सिनाई में इनका सेटलमेंट कर लीजिए, हम आपको पैसे से कंपनसेट कर देंगे। और आज अभी स्पेन के जो है प्रेसिडेंट इजिप्ट में मौजूद हैं, वो इजिप्ट की तारीफ भी कर रहे हैं और इजिप्ट को ये भी हौसला दे रहे हैं कि हम आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो असिस्टेंस देंगे वो आपको हम उसको कंपनसेट करेंगे। अभी तक जितने भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आते रहे हैं वो राफा बॉर्डर जो कि सिनाई में इजिप्ट से खुलता है वहाँ से आते रहे हैं और फिर यहाँ पे से भी शुरू हुए हैं। तो ये एक फ़लस्तीन का मसला सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं है, बल्कि सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन इस लड़ाई के पहले ये हो रहा था कि इजराइल के साथ सभी लोग अपना रिलेशन नॉर्मलाइज कर रहे थे, इवन सऊदी अरबिया। और ऐसे मौके पे ये लड़ाई शुरू हुई। तो इसमें इसमें फ़लस्तीन के लोगों ने, हमास ने ये क्लियर कर दिया कि फ़लस्तीन हमारा इशू है, हम इस पे फैसला करेंगे, ना कि कोई अरब कंट्री। तो अब देखना है फ़लस्तीन के लिए डू और डाई, वो हमास के लिए डू और डाई की बात है। अब अरब कंट्रीज़ और इजिप्ट क्यों नहीं चाहती हैं हमास को? वो ये देख रही है कि हमास जो है ब्रदरहुड का एक ऑफशूट है, उसी का एक पार्ट है, जो कि एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डेमोक्रेसी चाहता है, मोनार्की के खिलाफ चाहता है, एंटी वेस्ट है, एंटी इजराइल है। ये सारी चीज़ें अगर हमास और उसके जो है ब्रदरहुड अगर जीतते हैं तो ये पूरा बहुत बड़ा मिडिल ईस्ट में उथल पुथल आएगा, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, जो कि अमेरिका भी नहीं चाहता। ये सारा मसला एक तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेक पर लगा हुआ है। ये लड़ाई सिर्फ हमास की नहीं है, बल्कि एक सिस्टम को बदलने की लड़ाई हो रही है। अगर हमास हार जाता है तो वो सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, अगर हमास और उसकी फोर्सेस कामयाब होती हैं या इजराइल से कहीं ना कहीं एक बहुत ही सॉलिड डील करने में कामयाब हो जाती हैं, तो एक नया आपको ऐसा सिस्टम लगता है आएगा। कि हमास पे कोई प्रेशर पड़ रहा है या फिर इस तरह की कोई डील होगी कि जो ये पूरी वॉर है हमास के फेवर में चली जाए? क्योंकि फिलहाल आपको क्या संकेत लग रहे हैं? इजराइल जिस तरह से हावी है हमास पर, हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, इजराइल हावी नहीं है। इजराइल हावी होता तो वो कहा था एक हफ्ते में हम खत्म कर देंगे। आज 48 दिन हो गए हैं और कोई भी ऐसा लीडर, हमास का कोई ऐसा लीडर मारा नहीं गया जिससे इजराइल चाहता है, बल्कि इजराइल के बहुत बड़े 6 बड़े जो है कमांडर्स मारे जा चुके हैं। तो इजराइल भी ये जान रहा है कि कॉस्ट ऑफ वॉर इज़ वेरी हाई। इस लड़ाई की जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ी है और जिसको पे करने के लिए वो तैयार है। लेकिन जिस तरीके से ये वॉर जा रही है तो इसमें एक हमास एक आइडियोलॉजी है। आज हमास ऑर्गेनाइजेशन की तरह ख़त्म हो जाएगा तो उस आइडियोलॉजी को कोई दूसरा लेके आएगा। तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन अगर चाहता है अमेरिका या इजराइल या कोई भी, तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन है, जो कि ओस्लो में कहा गया था 1993 में कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन होगा। एक तरफ जो है इजराइल रहेगा, दूसरी तरफ ये फ़लस्तीन रहेगा, और जिसमें ईस्ट जेरूसलम जो है फ़लस्तीन की कैपिटल रहेगी। यही 2 स्टेट सोल्यूशन है जिसमें अधिकांश देश इसको मान रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। जी, आखिर में इनको 2 स्टेट सोल्यूशन ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप देखिए 5 मिलियन 6 मिलियन फ़लस्तीनियंस हैं, क्योंकि 2 मिलियन जो है रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। 1948 में 2 मिलियन निकाल दिए गए थे लगभग, और फिर जो है 2.5 मिलियन गाज़ा में है, बकिया 2.5-3 मिलियन जो है वेस्ट बैंक पे है। अगर ये एक इजराइल में आएंगे तो इजराइल की पॉपुलेशन माइनॉरिटी में चली जाएगी, डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर। तो वो इजराइल कभी नहीं चाहता। अब इतनी ज़्यादा रिफ्यूजीज़ को कोई लेना भी नहीं चाहता, कहाँ जाएंगे? तो इनका कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन लाना पड़ेगा। अगर इनमें जो है बेरोज़गारी, अब देखिए बेरोज़गारी 70% बेरोज़गार है गाज़ा में, और ये इसमें इनका खाना पानी सारी चीज़ें जो है इजराइल के हाथ में कट ऑफ कर दी गई हैं। तो ऐसी जनता क्या करेगी? वो आर्म्स उठाएगी। उसको मारने के लिए आप वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ही यूज़ करिए, नहीं तो इसका सोल्यूशन दुनिया को करना पड़ेगा। और दुनिया भी ये देख रही है कि क्या किया जाए, क्योंकि बिल्कुल। और दुनिया भी सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही है जाकिर हुसैन जी। सब अपने अपनी तरफ अपने अपने फेवर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सरोज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अब ये बंधकों की रिहाई हो रही है, ऐसे में अक्सर ये कहा जाता है कि जो रिहाई का समय है वो दिन का समय होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा मामला है अब शाम होते होते आगे खिंच रहा है, और इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वरिष्ठ जानकार हैं जो कि इसे डाउटफुली देख रहे हैं, संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है।
क्या इसमें भी कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है? क्या कोई हार्म हो सकता है? कोई ऐसा हमास का कोई भी अंदरूनी व्यक्ति क्या इजराइल में बंधकों के रूप में जा सकता है? तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। क्या आप क्या मानते हैं इसको लेकर? नहीं, हो सकता है, कभी भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि दोनों इजराइल और हमास के तरफ से अभी भी इनका युद्ध तो जारी है। कल मैं सुन रहा था जो कतर का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्समैन जब बात रख रहे थे, जी। तो उन्होंने सीज फायर शब्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यूज नहीं किया, उन्होंने पॉज यूज किया। लेकिन मैं उसी टाइम देख रहा था अल जजीरा का प्रोग्राम में सीज फायर होगा करके बोला था उन्होंने 4 दिन। हो सकता है कि इवन इट्स नॉट रियली अ सीज फायर मे बी, यू नो। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी ये सीज फायर या पॉज जिसको कह सकते हैं कभी भी भंग हो सकता है। क्योंकि अगर इजराइल को, अगर हमास का जो लीडर, उनका भी नाम याद नहीं आ रहा है, जो मेन लीडर जो है जिसको टारगेट कर रहा है अभी, सिंजार या क्या उनका नाम है, तो वो अगर उनका अगर ठिकाना इनको अगर मिल जाए इजराइल को, आई थिंक इजराइल विल ब्रेक दिस सीज फायर। और इजराइल, आई डोंट थिंक इट रियली केयर्स फॉर हॉस्टेजेस। इजराइल के अंदर में सब, मतलब उनका अपना हॉस्टेज, क्योंकि इजराइल के अंदर में ऐसे वॉइसेस हैं कि हमें हॉस्टेज का भी सैक्रिफाइस हम कर सकते हैं। हाँ, तो जो ह्यूमैनिटेरियन जो कि भाई देखो हमारे हॉस्टेजेस, हमारा सिविलियंस को मारा इन्होंने, उसको लेके फॉर ऑल यू नो इजराइल डज नॉट केयर सो मच, क्योंकि उनका वॉर का ऑब्जेक्टिव इज प्राइमरी फॉर इजराइल। तो एक तो ये कभी भी टूट सकता है। दूसरी बात क्या है कि ये टूटेगा तो मुझे लगता है कि इजराइल के तरफ से ही टूटेगा। हालांकि बाहर मीडिया में ऐसा शायद आ सकता है कि हमास ने थोड़ा कि इजराइल टारगेटेड किलिंग्स करते हैं, आई थिंक दे आर स्टिल ट्राइंग टू गो फॉर दैट। और दूसरी बात जो है इसमें जो अभी चल रहा है उसमें ये है कि 4 दिन के बाद फिर ये रिज्यूम करने जा रहे हैं इजराइल। तो आई थिंक दे विल कंटिन्यू विद द बॉम्बिंग। और आई थिंक वो जो मैं जो पहले कह रहा था सेकंड नकबा वाला, आई थिंक इनका यही है गेम प्लान। और इनको लग रहा है कि यही मौका है, क्योंकि देखिए पहले भी बॉम्बिंग्स हुए हैं 2009 2014 में इजराइल की तरफ से, लेकिन उस टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी या वेस्टर्न पावर्स जो है इतना छूट नहीं देता था इजराइल को। चूंकि इस बार एक बड़ा हमास ने हमला किया है, इसको प्रिटेक्स्ट बना के इजराइल इज थिंकिंग दैट दे शुड कंटिन्यू विद द बॉम्बिंग एज मच एज पॉसिबल। और इनको ये भी लग रहा है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए हम एज मच मिलिट्री इंट्रूशन हम कर सकते हैं, जैसे इन्होंने वेस्ट बैंक में भी कर रहे हैं, अभी नए नए सेटलमेंट्स बिठा रहे हैं ये लोग, और पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो मतलब दिस इज रियली गोइंग आउट ऑफ हैंड। मतलब इजराइल बहुत ही ज्यादा, मतलब जो 1948 में जिस ढंग से किया था वही रिपीट। बिल्कुल, यानी सरोज जी आप कह रहे हैं कि इजराइल के जो इरादे हैं वो खतरनाक है, वो नहीं चाहता कि सीज फायर हो, बल्कि जो उसकी मंशा है, जो इतने लंबे सालों से करना चाहता था कि गजा को भी कहीं ना कहीं अपने कब्जे में कर लें, अपने बंदों को, अपने लोगों को वहां पर ऑक्यूपाई करवा दें, तो वो एक तरह का जो मास्टर प्लान है वो इजराइल के दिमाग में फिलहाल चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।